हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, सभी लोगों का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है, क्लास 10th और 12th का, जो कि 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और पहला सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। तो अगर आप सभी लोग हिंदी में थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं, अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क प्राप्त करेंगे हिंदी में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा आता है। पहला क्वेश्चन आता है, चार चार हमारे पास ऑप्शन रहता है, उसमें से एक ऑप्शन को सही करके लिखना रहता है। अब देखिए, सत्य कथन को पहचान कर लिखें। अभी चारों में से कौन सा सही है उसको आपको पहचान कर बताना है। पहला हमारा लिखा हुआ है माधव विलास नाभादास की रचना है। दूसरा ऑप्शन है हमारा संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद सेठ गोविंद दास महान आलोचक थे। चौथा है हमारा जय पराजय कृत निबंध की रचना है। तो अब देखिए, इसमें से कौन सा सही लग रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन जो हमारा है, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो ये वाला हमारा सत्य है। अब हमको सत्य जब पता चल गया तो और किसी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने के बाद हमको जब नज़र आ गया कि कौन सा सही है, बस उस पर सही कर देंगे। और अगर ऐसे ये चारों ऑप्शन नहीं लिखना चाहते हैं आप सभी लोग, तो क्या करेंगे, इसका दूसरा तरीका है आंसर लिखने का। ऐसे करेंगे, प्रश्न पहला का उत्तर उत्तर में करके जो वाला ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को लिख देंगे, और क्या लिखा है उसको लिख देंगे। ये लिखा है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सिंह दिनकर की रचना है। तो इसमें से दो तरीका है, या तो चारों ऑप्शन लिख के जो सत्य है उस पर सत्य लिखिए, या तो प्रश्न नंबर 1 का डाल के क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सीधे उसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर में जो वाला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है तो उत्तर करके सेकंड यहाँ लिख देंगे, और दूसरे ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो ये तरीका भी हमारा सही होगा, जिससे समय का बचत होगा। ये हमारा 1 नंबर का आता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और दूसरा इसके बाद जो आता है हमारा प्रमुख लेखक और उसकी रचनाएं। अब देखिए कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं। हम 10-12 लेखक को लेकर आए हुए हैं, जो कि उनका जो भी रचना किए हैं वो हमेशा आता है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारे हैं हिंदी के लेखक। सबसे पहले हमारे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे हैं। जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, देखिए। सबसे पहला है इंद्रजाल। इंद्रजाल हमेशा पूछता है लगभग हर एग्जाम में। इंद्रजाल हो गया हमारा। तितली हो गया। इसके बाद है इरावती। इरावती इन्होंने पूर्ण नहीं किया था, ये अपूर्ण था इनकी रचना। कभी कभी पूछ लेता है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अपूर्ण थी। जो इरावती रचना थी उनकी अपूर्ण थी। उसके बाद हमारा है एक घूंट। एक घूंट। इसके बाद है कंकाल। कंकाल के बाद है आंसू, लहर, झरना। उसके बाद है करुणालय। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हमेशा पूछता है, जन्मेजय का नाम यज्ञ। जन्मेजय का
जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये लगभग लगभग हर साल पूछता है। जन्मेजय का नाम नाग यज्ञ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी रचना है। उसके बाद एक और है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो है अजातशत्रु। अजातशत्रु के पूछ लेता है अजातशत्रु के लेखक कौन है, तो लिखेंगे अजातशत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद है। या तो दे देगा अजातशत्रु कौन लिखे हैं, तो अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। या कभी कभी पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद की किन्हीं दो रचनाओं को लिखिए, तो जयशंकर प्रसाद की ये सभी जो रचनाएं हमारे इंद्रजाल, तितली, इरावती, एक घूंट कंकाल, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी हैं रचनाएं। दूसरे हमारे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक जो हमारे हैं। और दूसरी चीज़, जयशंकर प्रसाद क्या है, लेखक और कवि दोनों में आते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि हमेशा हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इनका है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति हो गया। उसके बाद मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये उनकी रचना है हर साल लगभग। और मेरी आत्मकथा, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं। इसके बाद है इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है भारतीय रक्षा। भारतीय रक्षा भी है बहुत इम्पोर्टेंट। तो इनकी ये 4-5 रचनाएं हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो लगभग हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। या तो पूछ लेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं कि 2 रचनाएं लिखी है, 3 रचनाएं लिखी है, या तो ये रचना देगा और पूछेगा इसके लेखक कौन है। अगर आ जाएगा तो इस तरीके से आप लिखेंगे। मान लिया जाए आ गया मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, तो लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लेखक हैं। तीसरा है हमारा तीसरे हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल। अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन रचनाएं हैं देखिए, इसमें कौन कौन से हैं। चिंतामणि, चिंतामणि हो गया। उसके बाद रसमीमांसा, ये जो हमारा रसमीमांसा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। लगभग हर साल उनके पूछता है रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है हमारी रसमीमांसा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर साल पूछता है। इसके बाद है विचार विधि, ये भी कई बार पूछ चुका है। उसके बाद है इनकी अगला है 11 वर्ष का समय। इन्हीं 3-4 रचनाएं में से हमेशा एक रचना रामचंद्र शुक्ल का पूछता है, जो कि बहुत 3-4 रचनाएं हैं जो कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रसमीमांसा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि भी इंपॉर्टेंट है इनकी रामचंद्र शुक्ल की। तो इन्हीं 3-4 रचनाएं हमेशा पूछता है। उसके बाद चौथे हैं हमारे प्रेमचंद। प्रेमचंद भी अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे हिंदी साहित्य के इतिहास में। अब प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनकी हैं निर्मला, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, उसके बाद प्रेमाश्रम।
यही इनकी 4-5 रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनकी निर्मला निर्मला तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनकी, प्रेमचंद की निर्मला कर्मभूमि। ये लगभग लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है इनसे कि निर्मला की रचयिता कौन है, तो प्रेमचंद है। या पूछ लिया जाए प्रेमचंद की 2-3 रचनाओं को लिखिए, तो निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और प्रेमाश्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी रचनाएं। 5वां हमारे हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय की ज़्यादा रचनाएं नहीं पूछता है, 2-1 रचनाएं पूछता है। अब बाबू गुलाब राय का कौन सा है हमारा, ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा बाबू गुलाब राय का। इसके बाद है हमारा मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं भी इम्पॉर्टेंट है। और एक ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो ये ठलुआ क्लब, अगर ये जो इनकी रचना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा लगभग एग्जाम में पूछता है। इसके बाद हो गया हमारा इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी में अशोक के फूल पूछता है। अशोक के फूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हो गया कूटज। कूटज भी इम्पॉर्टेंट है। पुनर्नवा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा हो गया बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। इन सभी रचनाओं में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है देखा जाए तो यही बाण भट्ट की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ये लगभग हर साल पूछता है हमारा एग्जाम में। इसके बाद अगले हैं हमारे महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कई रचनाएं की हैं इन्होंने, पद्य में काम किया है। अब पद्य में कौन कौन से लिखे हैं, अतीत के चलचित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनकी, अतीत के चलचित्र। अगला है इनका पथ के साथी। पथ के साथी हो गया। उसके बाद अग्निरेखा। अग्निरेखा हो गया। रश्मि हो गया। उसके बाद है श्रृंखला की कड़ियाँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी रचना है। नीरजा हो गया। ये जो भी रचना है अतीत के चलचित्र जो है हमारा, ये लगभग हर साल पूछता है अतीत के चलचित्र, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो ये जो इनकी रचनाएं हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र हो गया, पथ के साथी, अग्निरेखा भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हैं हमारे धर्मवीर भारती। अब देखिए धर्मवीर भारती की कौन कौन रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुनाहों का देवता। उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा। उसके बाद हो गया ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती का,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठेले पर हिमालय इनका लगभग हर साल पूछता है एग्जाम में। जितना भी हम बता रहे हैं ये सभी 3-3 4-4 साल पूछ चुका है एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही। इसके बाद है हमारे जो अगले हैं हमारे विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर की केवल एक ही रचना ज़्यादा कर पूछता है हमारा। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। जो इनकी आवारा मसीहा जो है ये इन जीवनी है। ये लगभग हर साल पूछता है आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। उसके बाद हैं हमारे अगले अमृत राय। अमृत राय का एक ही रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर साल पूछता है लगभग, कलम का सिपाही है। तो अमृत राय का जो है कलम का सिपाही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन। देखिए हरिवंश राय बच्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनके आगे की पीढ़ी वाले सब फिल्म इंडस्ट्री में चले गए हैं। हरिवंश राय बच्चन भी काम किए हैं। चलिए हरिवंश राय बच्चन को देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं की हैं ये। हरिवंश राय बच्चन की है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है हमारा नीड़ का निर्माण फिर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर साल लगभग पूछता है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इन्हीं तीनों क्या बोलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, यही दो रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद देखा जाए तो राहुल संकृत्यायन हमारे आते हैं। राहुल संकृत्यायन की भी कम ही रचना है। अब देखिए राहुल संकृत्यायन की कौन कौन सी रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए तो। मेरी तिब्बत यात्रा। उसके बाद है इनकी मेरी यूरोप यात्रा। ये जो राहुल संकृत्यायन थे ये यात्रा वृत्तांत के लेखक थे। मेरी यूरोप यात्रा। उसके बाद किन्नर के देश में। किन्नर के देश में। तो ये जो है हमारी मेरी यूरोप यात्रा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका राहुल संकृत्यायन का अगर देखा जाए तो। मेरी यूरोप यात्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछता है। राहुल संकृत्यायन की दो ही रचनाएं ज़्यादातर पूछती हैं, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि राहुल संकृत्यायन का है। इसके बाद अगले हमारे कौन से हैं। अगले राइटर हमारे हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का केवल एक ही रचना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मान के चलिए, मैला आंचल। मैला आंचल। मैला आंचल देखा जाए तो बहुत बार पूछा है एग्जाम में, अगर आप देखेंगे अंसाल पेपर उठा के तो मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु का है यही बार बार पूछा जाता है। तो इनकी एक ही रचना है, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आए हमारे भगवत शरण उपाध्याय। अब देखिए भगवत शरण उपाध्याय की कौन कौन सी रचनाएं हैं। भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय की रचनाएं हमारी इंडिया इन कालिदास, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक थे। इंडिया इन कालिदास। कालिदास। उसके बाद अगला है हमारी विश्व साहित्य की रूपरेखा।
विश्व साहित्य की रूपरेखा, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद है कलकत्ता से पीकिंग, कलकत्ता से पीकिंग। और है सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठूंठा आम, ठूंठा आम, जो कि ठूंठा आम है हमारा भगवत सरल उपाध्याय का, ये ज़्यादातर पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट में आता है ठूंठा आम जो है हमारा। उसके बाद अगला है इनका मंदिर और भवन, मंदिर और भवन, जो कि इनके भगवत सरल उपाध्याय की इतनी रचनाएं हैं जो कि ये लगभग 2-3 साल पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले हमारे कौन कौन से बचे हुए हैं, अगले हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। दिनकर जी को हम लोग क्यों छोड़ें, इनको भी ले चलते हैं साथ में, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए कहीं कहीं सिर्फ दिनकर भर आ जाता है, तो उससे आप लोग सभी लोग घबराइएगा मत, रामधारी सिंह दिनकर या दिनकर दोनों एक ही लोग का नाम है। इनका देखिए अब रेणुका, हुंकार, उर्वशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे रामधारी सिंह दिनकर की रचना। रेणुका हो गई, हुंकार, उसके बाद उर्वशी, ये तीनों रचनाएं बता रहे हैं आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल पूछता है हमारा। और कौन सी रचना है इनकी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परशुराम की प्रतीक्षा। ये इनकी ये तीनों रचनाएं जो चारों हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है दिनकर जी की रचना, जो कि लगभग देखा जाए तो हर साल पूछता है। हर साल आप उठा के एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हम लेकर आए हैं लेखक की रचनाएं, जो लगभग हर साल पूछता है। उसके बाद अगले हमारे बचे हैं सुमित्रानंद पंत जी, सुमित्रानंद पंत। अब पंत जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे हमारे साहित्य में, देखा जाए तो इनका है बहुत ही जो हमेशा लगभग पूछता है हर साल, पल्लव, पल्लव इनकी रचना है, युगांत, पल्लव, युगांत, लोकायतन, लोकायतन। उसके बाद है चिदंबरा, चिदंबरा। उसके बाद हमारा है युगपथ। तो ये जो इनकी रचनाएं हैं, पल्लव युगांत पल्लव युगांत, लोकायतन, चिदंबरा, ये चारों रचनाएं ये हर साल पूछता है। या तो पूछ लीजिएगा सुमित्रानंद पंत की 2 रचनाएं को लिखिए, या पूछ लेगा पल्लव किसकी रचना है, तो पल्लव हमारी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अब देखिए ये जितना हम बताए हैं आप लोगों को, जितने लेखक और उनकी रचनाएं के बताए हैं, अगर इतना आप तैयार कर लेंगे तो पक्का है इसी में से आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है गद्यांश से आता है, गद्यांश की व्याख्या आता है। तो चलिए गद्यांश में 2 चैप्टर आपको बता दे रहे हैं, उसी चैप्टर से हमेशा आता है गद्यांश से। तीसरा है हमारा गद्यांश, गद्यांश देगा और गद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या करना रहेगा। अब कौन कौन से चैप्टर से हमेशा आता है, पहला तो हमारा है मित्रता से आता है। कोई साल ऐसा बाकी नहीं होगा जो मित्रता से क्वेश्चन ने पूछे गद्यांश, और मित्रता के लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा चैप्टर आप लोग तैयार कर लेंगे ममता, ममता से भी लगभग हर साल पूछता है। ममता है हमारा जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। अगर अभी तक आप एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो ये दोनों चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो इसी में से आपका गद्यांश वाला आ जाएगा, जो हमारा गद्यांश आता है उसकी व्याख्या करना रहता है। चौथा हमारा क्वेश्चन आता है पद्यांश की व्याख्या करना,
पद्यांश। अब पद्यांश की व्याख्या में भी दो तीन हमारे राइटर हैं, जो कि देखा जाए पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट है सूरदास। सूरदास को देखा जाए तो इनके जो पाठ है हमारा, इनके पाठ से आता है ये एक दोहा आपको बता रहे हैं, चरण कमल बंदउ हरि राई। ये वाला जो हमारा है चरण कमल बंदउ हरि राई वाला श्लोक, इसको आप सभी लोग तैयार करके जाइएगा, पक्का ये आ जाएगा, मान के चलिए। ये हमेशा हर साल पूछता है, हर साल पेपर उठा के देखेंगे तो यही इनका जो सूरदास का है, यही इसी से हमेशा पूछता है। दूसरा है, अगर आप तैयार कर सकते हैं तो दूसरा इन्हीं की रचना है, उदौ मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसको अगर तैयार कर लेंगे ये भी आ सकता है, उदौ मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी, यही दोनों रचनाएं हमेशा लगभग पूछता है। ये 4 लाइन दे देगा, उसका संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करना रहेगा। और अगला है हमारा, अगला एक पूछता है सुभद्रा कुमारी चौहान का पूछता है, जो कि सुभद्रा जी का कौन सा पूछता है, यहीं कहीं पर बिखर गई, जो झांसी की रानी पर है। ये वाला हमारा जो यहीं कहीं पर बिखर गई, वह भग्न विषय वाला सी, इसको तैयार कर लेंगे। ये हमेशा लगभग सुभद्रा कुमारी चौहान का पूछता है। दो श्लोक देगा, उसमें से आपको एक ही करना रहेगा, तो इसी में से आ जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछता है लेखक का जीवन परिचय। एक क्वेश्चन, लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक में हम आपको 3 नाम बता रहे हैं, इसी 3 नाम में से एक नाम को पक्का आ जाएगा। अगर तीनों तैयार करेंगे कोई रोक नहीं सकता है। रामचंद्र शुक्ल जी का अगर तैयार कर लेंगे आप, रामचंद्र शुक्ल जी का, और दूसरे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। एक बात और आप सभी लोग को बता दें अंत में, ये जो जयशंकर प्रसाद हमारे हैं, अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो ये हमारे गद्य और पद्य और गद्य दोनों में काम आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये हमारा आता है जयशंकर प्रसाद को आप गद्य में भी लिख सकते हैं, पद्य में भी लिख सकते हैं, इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। इनको तैयार कर लेंगे और रामचंद्र शुक्ल जी को तैयार कर लेंगे। और एक और है हमारे ये महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा भी लेखक गद्य और पद्य दोनों में काम किए हैं। और अगला देखा जाए तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक कवि का जीवन परिचय पूछता है, कवि का जीवन परिचय। अब कवि के जीवन परिचय में भी हम 3 नाम आपको बता रहे हैं, उसी में से हमेशा लगभग हर साल पूछता है, सूरदास तुलसीदास। सूरदास जी और तुलसीदास जी, इनको तो कोई रोक नहीं सकता कि पेपर में आए नहीं, हर बार पूछता है। सूरदास और तुलसीदास दोनों में से एक लोग का हर साल हमेशा जीवन परिचय पूछता है। तो सूरदास और तुलसीदास अगर दोनों लोग को आप याद करते हैं, तीसरा महादेवी वर्मा को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, महादेवी वर्मा जी को। इस तीनों का अगर जीवन परिचय आप याद कर लेते हैं तो तीनों में से एक लोग का जीवन परिचय तो आ ही जाएगा और कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे। उसके बाद इसका अभी इसमें से क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि हम इसके पार्ट 2 में आपको बताएंगे। तो अगर जो जितना भी आपको क्वेश्चन बताएं, अगर आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 हम कल आपको बताएंगे, जो कि अगर एग्ज़ाम में जाने के पहले अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करेंगे हिंदी में। और इसी तरह से और जो भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है, इसके बाद हिंदी के बाद जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, उसका भी हम वीडियो अपलोड कराएंगे मॉडल पेपर के तहत। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।